हेलो मेरी 10th क्लास के बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया चल रहा है ना? मेहनत कर रहे हो? करते रहना ऐसे ही, ठीक है? चलो, आज चैप्टर नंबर हम लोग 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट टू सजेस्ट यू पीपल कि जो रियल नंबर चैप्टर है ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा एक, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू में, करेक्ट? और वो होगा एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड, ठीक है? एलसीएम एंड एचसीएफ पर बेस्ड होगा। देन आफ्टर आप एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर देखोगे। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो जनरली होता है इररेशनलिटी पे बेस्ड होता है, इररेशनलिटी पे बेस्ड है, ठीक है? या फिर एलसीएम एचसीएफ पर भी बेस्ड हो सकता है। इसमें आपने क्वेश्चन अपनी आर एस अग्रवाल या अनदर बुक्स में भी पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है? इसके बाद 4 मार्क्स की केस स्टडी भी देखने को मिल सकती है। तो मैं तीनों तरह के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। 1 मार्क के एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स की रैशनलिटी पे बेस्ड होगा, और देन आफ्टर 4 मार्क्स का एक केस स्टडी भी हो सकती है, ठीक है? तो तीनों ही चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें नंबर सिस्टम की अगर बात कर लें, सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं, नंबर्स होते क्या? नंबर्स आर सिंपली ग्रीक सिंबल्स विच रिप्रेजेंट और जस्टिफाई द क्वांटिटीज, ठीक है ना? जो क्वांटिटीज को जस्टिफाई करते हैं, जो क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं, ठीक? सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है? देयर आर आल्सो सिंपली कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। बहुत पहले के टाइम पे जब चीज़ें काउंट करने के लिए दे पीपल अर्ली मैन होते थे, वो क्या करते थे? सिंबल्स बना लेते थे, ठीक? अच्छा, तो वो 1 से लेकर 9 तक के सिंबल्स बना रहे हैं। देन आफ्टर एक्चुअली इसके बाद आया क्या? 0। जब 0 आ गया तो ये जो नेचुरल नंबर थे दे आर नाउ कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि 1 के साथ साथ क्या आ गया? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 के साथ साथ अगर 0 भी आ जाता है तो 0 एक्चुअली नेचुरल नंबर्स को कंप्लीट कर देता है। तो दैट इज वाई जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है उसको होल बोल देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला गया? होल नंबर्स बोला गया, बट अलॉन्ग विथ 0। देन आफ्टर अगर देखें तो इंटीजर्स आए, या पहले पढ़ चुके हो, हम जस्ट गोइंग टू मेक यू रिवाइज, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस में बच्चे कभी कभी गलतियां भी कर देते हैं। ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में भी कभी कभी गलतियां देखने को आपको मिल जाती हैं। आई वांटेड कि आप बिल्कुल परफेक्टली जाओ, ठीक? इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स आर सिंपली पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ये क्या होते हैं? ये बताते हैं कि किसी भी अगर मान लो कि अगर हम लोग बैंक जा रहे हैं और बैंक में वी आर डिपॉजिटिंग द मनी, हम लोग ने पैसे डिपॉजिट करे, तो वो आपके अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे। जो इंक्रीमेंट दिखाएगा तो उसको +500 दिखा देंगे। लेकिन अगर हम बैंक गए और हमने क्या करा? 500 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो हमें 500 रुपीज़ को ये कैसे पता चलेगा कि विड्रॉ हुए हैं या फिर डिपॉजिट हुए हैं? तो अगर मैं माइनस सिंबल लगा देता हूँ, यानी कि पैसे कम हो गए, यानी कि विड्रॉ हुए हैं, तो नेगेटिव सिंबल ये दिखाता है। इफ़ सपोज मैं एक पर्टिकुलरली एक फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ अपने लाइक बिल्डिंग में, और अगर मेरे को देखना है कि इससे ऊपर वाले फ्लोर पर मुझे जाना है, ठीक है? मान लो 4th फ्लोर पे है और 7th पे आना है, तो मैं +3 फ्लोर करूंगा। लेकिन अगर नीचे आना है तो वही मुझे, अगर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है तो 4 -3 यानी कि -3 में दिखाऊंगा। तो -3 क्या दिखा रहा है? कि आई एम गोइंग डाउन साइड, एंड +3 क्या दिखा रहा है? आई एम गोइंग अप साइड। तो ये जो प्लस माइनस का खेल है वो यही दिखाता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा क्या बात करें? इंटीजर्स के आगे जब बढ़ जाएंगे नंबर सिस्टम में, तो रैशनल इरैशनल, अगर बेसिकली सबसे पहले अगर कैटेगराइज करा जाए नंबर्स को, तो नंबर्स को जो कैटेगराइज करा गया है वो 2 पार्ट में करा गया है। मैं आपको बताऊं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? दैट इज रियल नंबर्स, है ना? तो नंबर सिस्टम को ही देख लें तो 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक है रियल नंबर और दूसरा जो होता है वो होता है इमेजिनरी, ठीक है? इसके बारे में बात कर लेंगे। रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो रियल नंबर्स के अंदर हम ये सब नंबर्स पढ़ते हैं। जो पहला सबसे नंबर आएगा वो क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स, ठीक है? फिर क्या आएगा सर? होल नंबर्स। फिर क्या आएगा? इंटीजर्स, ठीक है ना? इंटीजर्स आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा अगर मैं बात करूंगा तो? अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इंटीजर्स के बाद आपको फ्रैक्शन, डेसिमल और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन अगर कैटेगराइज करा जाए तो ये पहले तो रियल नंबर, और यहाँ पे मैं इमेजिनरी भी लिख देता हूँ। ऑल्दो आप इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको मिली है, ठीक है? अब और आगे बढ़ेंगे तो इन नंबर्स के अंदर ही अगर बात करें तो रैशनल रैशनल 2 कैटेगरी और हो गई है, ठीक? अच्छा, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये सब अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? रैशनल में आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है? तो क्या सर इरैशनल भी होते हैं? यस सर, बिल्कुल होते हैं। अब ये इरैशनल क्या है ये देख लो।
इरैशनल नंबर दो, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसकी दो कैटेगरी हो गई है, ठीक है बच्चों। एक हो गया रैशनल नंबर, दूसरा हो गया इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सारे आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, डेसिमल भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ डेसिमल ऐसे हैं जो जो इरैशनल में की कैटेगरी में चले आएंगे। अब जब डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक आपको मिलेगा रेकरिंग और एक मिलेगा आपको नॉन रेकरिंग। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो 1.333333, 1.31313131। और नॉन रिकरिंग बात करेंगे तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, दे आर नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ, लाइक वन एक पर्टिकुलरली इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, लाइक 1 पॉइंट, इसमें इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, 1.313131, ये क्या हो रहा है? ये रिकरिंग है, रिकरिंग है, ठीक है। और ये क्या है, मैं जो अब लिखने वाला हूँ 1.7324531227, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू रिकर इटसेल्फ, तो ये हो जाते हैं आपके नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब उससे भी पहले अगर बात कर लें तो रिकरिंग, ये मैं बात करूँ डेसिमल्स की, ये मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल्स की, एक जस्ट मिनट, हाँ यहाँ समझ लेंगे, फिर आगे उसके नोट्स हैं तो वहाँ पे एक बार आपको थियोरेटिकली भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो रिकरिंग नंबर हो गए, फिर हो गए आपके नॉन रिकरिंग नंबर आते हैं, ठीक। तो इरैशनल में कौन से आते हैं? जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। सर ये टर्मिनेटिंग क्या है? तो रिकरिंग नंबर जो हैं, जो बार बार आ रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग ही है, और ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/2, राइट। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आई विल गेट 2.5, लेकिन अगर वहीं पे 1/3 और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 0.3333, तो जब मान लो एक ऐसा फ्रैक्शन जो जिसके रिमाइंडर में 0 आ जाता है, तो वो जब सारे सारे कहाँ जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग बन जाते हैं। और जो नहीं हो रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सर आप ये सब तो बता रहे हैं, लेकिन ये इसमें इरैशनल क्या है और उसकी खास बातें क्या है, ये भी बताऊंगा मैं भी आपको, और रैशनल क्या है उसकी बात बताऊंगा। अच्छा, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस सर बिल्कुल है। क्या ये एक रैशनल नंबर है? सर ये भी है, ये भी है, ठीक है। क्यों है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो हमेशा रैशनल होता है, टर्मिनेटिंग तो हमेशा रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन आएंगे, वो रिकरिंग होगा, कैसा? नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो जो रिकरिंग है, जो रिकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, ये जाएगा कहाँ पर? ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन ये रैशनल की कैटेगरी में रहेगा। आपकी नॉन रिकरिंग नंबर जो अपने आपको नहीं कर रहा, ये इरैशनल की कैटेगरी में आ जाता है। ये किसमें आ जाता है? इरैशनल। तो अगर मैं बात करूं कि इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कौन से? और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। तो रैशनल कौन से हुए? जो टर्मिनेटिंग है, वो तो है ही। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी एक बन जाएंगे ऐसे नंबर्स, वो हो जाएंगे रैशनल। इन नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके क्लास 9 का पार्ट है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि 1.3 बार लगा देते थे और बोलते थे कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, P/Q में कन्वर्ट कर भी लेते थे। तो इसका मतलब है कि ऑल दोस्त नंबर्स जो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, नॉट नंबर बट इंटीजर्स। अब नंबर क्यों नहीं बोला? नंबर, ये बड़ी अच्छी काम की बात है समझना। मान लो एक नंबर है, ये आपके इरैशनलिटी में प्रूफ होने वाला है, इससे बहुत ध्यान समझना। P and Q दोनों के दोनों, अगर मैं बोलता P and Q आर नंबर्स, अगर मैं सिर्फ जस्ट नंबर्स लिख देता हूँ, ये काम की बात है, तो काम नहीं चलता। क्योंकि सर आप कह रहे थे सर नंबर्स में तो होल नंबर भी आ जाता है, तो क्या Q कभी होल नंबर, और होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, तो क्या Q एक जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। वही कंडीशन ही यही है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू किसके? जीरो के। तो यहाँ पर जब हम लोग ये लिख रहे होंगे P and Q आर नंबर्स, तो हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? P and Q आर को प्राइम तो लिखेंगे, साथ में इंटीजर्स क्या लिखेंगे? ये बड़े काम की बात है। और को प्राइम इंटीजर्स रहते हैं, याद रखना। तो अदर रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P and Q बोथ मस्ट बी को प्राइम इंटीजर्स। तो वो रैशनल नंबर्स हो जाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से समझ में आ गया है कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, इसका प्रूफ भी करने को आएगा। इरैशनल नंबर्स की अगर बात कर लें क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। ठीक, चलिए और क्या क्या बातें आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इरैशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पे जानकारी है। इसके बाद अगर हम लोग अब देख लें, यहाँ से तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक की अगर बात करें रियल नंबर्स में, तो ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैं 4 पार्ट्स कौन कौन से लेने वाला हूँ। अच्छा, चलिए 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 पहले ये देख लेते हैं। हाँ, अगर ये वाला पार्ट देखो कि अगर हम लोग पहले नंबर से मैं ये देख लो, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर की अगर मैं बात करूँ कि ये नंबर बच गए थे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, आपने कहा को प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्या है, ये प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसका फैक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ या पता करना चाहूँ कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, तो या तो ये नंबर 1 से डिविजिबल होंगे या फिर ये नंबर खुद अपने आप से डिविजिबल होंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल है 5 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन आ सकता है, एक है 1 और दूसरा है 5 इटसेल्फ। मैंने कहा 3 को डिवाइड करने के लिए 1 डिवाइड कर सकता है और 3 इटसेल्फ। क्या 2 का भी डिवाइड कर सकता है, नहीं, क्योंकि हर बार रिमाइंडर बचा देगा। अच्छा जी, तो 1 इज व्हाट, प्राइम नंबर या फिर कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है या कॉम्पोजिट नंबर होता है। 1 यूनिवर्सल नंबर है, ये नाइदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट है। ये बहुत काम की बात है, आप समझना। ठीक है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कॉम्पोजिट क्या है, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। वी कैन से, नहीं ये भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि 1 और फिर 1 फंस जाएगा। तो 1 को अगर छोड़कर देखें बाकी नंबर, यानी कि ऑल दोस नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ 1 और इसके अलावा किसी और फैक्टर, किसी और नंबर से डिवाइडेड है। जैसे कि मैंने कहा 6, तो 6 डिवाइडेड 6 से, 6 डिविजिबल है 1 से। और क्या 6 2 से नहीं डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या 6 3 से नहीं डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो 1 2 3 6 सबसे डिविजिबल है। ठीक है ना, मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और उसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, तो भी वो क्या हो जाएगा, एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर क्लियर हो चुका है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्लियर हो चुके हैं। अब बच्चे लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कभी कभी कि 1 क्या है। तो 1 मैंने आपको बता दिया, जैसे क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये यूनिवर्सल नंबर है। ठीक है ना। उसके बाद 2 क्या है, तो 2 को अगर मैं देखूं, अब देखो 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है। सबसे पहले 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। क्या सर ये प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट है। तो मैंने कहा भैया 2 को चेक कर लो किससे किससे डिविजिबल है। 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है सर। 2 से है, बिल्कुल। इसके अलावा किसी से है नहीं, किसी टेबल में नहीं आता 2। यानी कि 2 इवन नंबर है लेकिन साथ में ही प्राइम नंबर भी है। तो अगर मैं कभी क्वेश्चन में आ जाए, कहीं इसकी बात का जिक्र हो जाए कि आपको इवन प्राइम नंबर एक लेना है, तो इवन में बाकी 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम है। भाई 2 के बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा। क्या 4 किसी और टेबल में नहीं आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 3 नंबर में आ गया। 1 और 4 के अलावा 2 में भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 4 क्या है, एक इवन नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। कैसा है, कॉम्पोजिट है। तो इवन नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम रहेगा। ठीक, तो 2 कैसा नंबर है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। कैसा नंबर है, इवन, इकलौता नंबर है। ये इकलौता नंबर एक ऐसा है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। अब ऑड नंबर्स की बात कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द जो प्राइम नंबर मिलेंगे वो आपको ऑड नंबर ही मिलेंगे, जैसे कि 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 नहीं है। ठीक, तो ध्यान देना। ठीक, आपको आई होप यहाँ से ये पिक्चर तो क्लियर हो गई कि इवन नंबर, प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ये दे आर गोइंग टू बी यूज्ड। ठीक, अच्छा, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कॉम्पोजिट। इसका मतलब सिंपल सा है, 2 को मैं हटा दे रहा हूँ, अगर 1 को मैं हटा दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर मैं बात कर लूँ, उसके अलावा उससे पहले समझ लीजिए कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर आर दो नंबर विच डिवाइड द पर्टिकुलर नंबर। जैसे मैंने कहा कि मान लो कि मुझे आई नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 6, तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। जो फैक्टर्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, ये हमेशा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा अच्छा सर प्राइम फैक्टर्स क्या है 6 के। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में भी तो डिफरेंस है। प्राइम फैक्टर्स वो नंबर हैं, वो नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 6, ये आपको आता होगा, लैडर मेथड कहते हैं इसको। तो फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स, लैडर मेथड ये होता है। अभी सब आपको बहुत आराम से बताऊंगा, तो आराम से समझना। ये लेक्चर लगभग 1.5 घंटे के आसपास का होगा, बट अगर 1.5 घंटे पढ़ लिया तो फिर आपको
बस प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको आगे समझ लो, ठीक है ना। तो ये बात बताओ, ये जो 2 है और ये 3 है, ये कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स ही तो है। तो मैं बोलूँगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, तो आप 1 2 3 6 की कहानी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 2 एंड 3, ये आर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो एक बात तो बताइए कि 10 की 12 ले लेते हैं, 12 की प्राइम फैक्टर बता दो। पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 निकालते हैं। तो फैक्टर्स भी लिख देते हैं, चलो ये भी सही है, फैक्टर्स भी लिख देते हैं। फैक्टर्स ऑफ अगर 12 की बात करें तो हम देखेंगे कि 12 किसमें किसमें डिविजिबल है, किससे किससे डिविजिबल है। 1 से है, 2 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में आ रहा है, 12। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं क्या? क्या ये प्राइम फैक्टर्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर हियर, 12 is not a prime number is there, 6 is not a prime number here. It means they are not called the prime factor, they are called factor only. तो प्राइम फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हो सकते हैं। अब मैंने कहा चलो भाई 12 का प्राइम फैक्टर पता ही कर लिया जाए, तो 2 6 2 3 और 3 1, तो 2 2 और 3, ये 3 नंबर मिलकर ये क्या बना रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करो वो 3 नंबर मिलेगा अभी, 3 2 6 और 12। तो ये प्राइम फैक्टर था, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी तक अगर नहीं पता तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक। अच्छा तो फैक्टर्स के साथ साथ फैक्टर, ये जो मैंने मेथड बताया फैक्टर्स प्राइम फैक्टर पता करने का, ये है लैडर मेथड, ठीक है। अच्छा यहीं पे मैं आपको मल्टीपल्स ही बता देता हूँ क्या होता है। देखो मल्टीपल्स ना, मल्टीपल्स का मल्टीपल्स वर्ड ही बना है मल्टीप्लाई करने से नहीं बढ़ने से। मल्टीपल्स हमेशा बड़े होते हैं, मेरे को 6 मल्टीपल पता करना पड़ता है 6 का, तो 6 तब 1 2 3 लिखते हैं, हम ये देखते हैं कि 6 किन किन नंबर को डिवाइड कर रहा है। फैक्टर्स में ये देखते हैं कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। मल्टीपल्स में देखते हैं 6 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 6 कभी 1 और 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 6 इसको डिवाइड करेगा अपने से बड़े नंबर को या अपने से या खुद को। तो 6 12 18, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 24, आपको टेबल तो आती होगी। मल्टीपल्स की अगर बात, जब भी हमें ना ग्रेटर नंबर चाहिए होंगे, बड़े नंबर चाहिए होंगे, हम मल्टीपल्स निकालेंगे, ठीक है। और अगर मेरे को फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे मिलेंगे आपको, नंबर या नंबर से छोटे मिलेंगे। मल्टीपल्स आपको नंबर से जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उससे बड़े मिलेंगे, कभी छोटे नहीं मिलेंगे आपको। ये वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट आएगा काम, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत छोटी बात नहीं लेकिन याद रखना, ठीक है। अच्छा तो मल्टीपल समझ में आ गया क्या है, फैक्टर समझ में आ गया क्या है, प्राइम फैक्टर समझ में आ गया क्या है। प्राइम फैक्टर निकालने का एक मेथड भी आ गया कि ये होता है लैडर मेथड पे गया, ठीक है। चलिए अब क्या हमारे जो सिलेबस में अगर देखें एनसीईआरटी हमसे कह रहा है कौन से मेथड से प्राइम फैक्टर पता करो, तो वो है फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा? फैक्टर ट्री मेथड। ट्री में ब्रांचेस होती हैं, वैसे यहाँ पे ब्रांचेस होंगी उसके थ्रू। तो फैक्टर ट्री इज क्रिएटेड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। इट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री इन विच द गिवन नंबर इज स्प्लिट इनटू ब्रांचेस दैट रिप्रेजेंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब अगर मेरे को एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूँ 24 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 24 को फैक्टर करने के लिए हमारे पास नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, तो हमको ये जो मेथड है, ये जो मेथड आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ये एक ट्री की ब्रांचेस निकल रही हैं। तो 24 को सबसे पहले 4 और 6 में फैक्टर कर लिया, ठीक है, 4 से 24, फिर 4 को इसमें कर दिया 2 और 2 में, और 6 को 2 और 3 में। अब अगर फर्दर मैं करना चाहूँ तो मैं कुछ फैक्टर कर नहीं पाऊंगा, 2 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, सारे प्राइम नंबर्स मिल गए। इसका मतलब हमारा एम क्या है, लास्ट में हमको ये प्राइम नंबर्स ही दिखने चाहिए। तो अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टर्स पता करना होता, इसका क्या आया था प्राइम फैक्टर्स, तो मैं लिखता 2। अच्छा यहीं से आप ये सीख लो कि हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखने वाले, हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 एक्सपोनेंट में लिखना जानते होगे, और 3 सिर्फ एक बार आया तो ये प्राइम फैक्टर हम लोगों ने फैक्टरी मेथड से पता करा। आप अपने सिलेबस जब अपना एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें भी आप बस ये बात याद रखना कि जब अब आपको निकालने को आए प्राइम फैक्टर, सबको एलसीएम निकालने को, एचसीएफ निकालने को आए, आप प्राइम फैक्टर मेथड फैक्टरी मेथड से ही करोगे, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है एमसीक्यू के लिए कि आपको मालूम, मैंने कहा कि भैया एक बात बताओ प्राइम फैक्टर्स पता करने किसके, प्राइम नंबर के। तो एक कोई प्राइम नंबर अपने मन में सोच लिया, मान लो 2 ही सोच लिया, 2 एक प्राइम नंबर है। अब मैंने कैसे प्राइम फैक्टर कौन होगा, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ, सॉरी अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूँ या कोई और नंबर ले लेते हैं फॉर अ वाई, तो एमसीक्यू में आएगा ये वाला, समझ लो मैंने 5 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो इसके फैक्टर तो अगर देखेंगे तो 1 और 5 है, 1 और 5। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि भैया एक प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है, तो या तो वो नंबर होता है या 1 होता है। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स इसमें बन सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही फैक्टर बन सकते हैं, 1 और 5 प्राइम फैक्टर में। एमसीक्यू में आएगा तो आप इसमें 2 लिख करके चले आओगे। अच्छा एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देख लें तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो जब भी कभी एचसीएफ निकालने को आए बच्चे, क्या निकालने को आए,
अच्छा, ये आपको मालूम भी होना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पर्टिकुलर नंबर का प्राइम फैक्टर पता करना है। जैसे कि मैं प्राइम फैक्टर मैं ऐसे पता करना चाहता हूँ, किसका किसका, सपोज 6 एंड 24 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे अगर एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो नंबर है, ये वो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब जो पर्टिकुलर जितने भी नंबर का एचसीएफ पूछा गया उन सबको क्या करना होगा, डिवाइड। मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स वो होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और मल्टीपल क्या होते हैं, जिससे जो मतलब मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जिससे गिवन नंबर डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो फैक्टर्स की अगर बात करें, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लेंगे तो कॉमन वर्ड आ गया है, फैक्टर्स भी आ गए तो फैक्टर्स तो करने हैं, ठीक है। कॉमन भी है तो ये एच क्या है, ये है हाईएस्ट नंबर, ये है हाईएस्ट नंबर। अब सपोज मुझे यहाँ पे अगर एचसीएफ पता करना है और मैं चाहता हूँ P6 में प्राइम फैक्टर पता कर लूँगा, P6 मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो 2 × 3 आएगा। अच्छा 24 का भी पता कर लूँ, तो मैंने कहा सर चलो फैक्टर की भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। 24 तो 2 से सबसे पहले डिवाइड कर लो, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 × 6, फिर 2 से करोगे 2 × 3। मैंने बताया आपको कि इसको आपको लिखना हमेशा कैसे, किस फॉर्म में है, एक्सपेंड फॉर्म में। तो 2 कितनी बार आ रहा है, तो आपने कहा 1 2 अच्छा 3 को भी कर देते हैं ताकि, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितना आ गया, 1 2 3, और ये आ गया 3। अब बहुत ध्यान से देखना कहानी इसकी। एचसीएफ जब पता करना होगा किसी पर्टिकुलर 2 नंबर्स का, यहाँ पे आ रहा है 3 का भी हो सकता था, तो बस आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर्स आए, फैक्टर्स कौन कौन आए, 2 आया, 3 आया, 2 आया, 3 आया, तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई में 3 लिख दो, कितना काम कर लिया। अब जब एचसीएफ बोलेगा तो आप देखो कंपेयर करो, 2 की यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 3, तो मिनिमम पावर, एचसीएफ मतलब मिनिमम पावर लोगे, तो 1 है तो 1 ही लिख दो। 1 लिखा नहीं आता तो मैं यहाँ पे 1 हटा दूँ, समझाने के लिए मैंने लिखी बात है। अच्छा 3 की देख लो तो मिनिमम पावर कितनी है, 1 ही है दोनों जगह, तो कितनी हो जाएगी, 3 रहेगी, तो 2 3 = 6, ये एचसीएफ हो गया। सर एलसीएम की भी क्या दिक्कत तरीके हैं, तो एलसीएम भी देख लो कैसे निकालेंगे। अगर मेरे को एलसीएम पता करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं देखूँगा कितने फैक्टर्स हुए, 2 हुआ, 3 हुआ, इसके अलावा तो कोई नंबर आपको दिख नहीं रहा। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल बड़ा होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स छोटे होते हैं नंबर से, ठीक है ना भाई। 24 है और 6 है, ठीक है ना, इन दोनों का हमको पता करना है। तो एलसीएम क्या होगा, क्या कभी 6 से क्या छोटा हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना, ठीक है। मल्टीपल बड़ा होता है, तो हम बड़ा नंबर कैसे पता करें, तो इसी बात में आपको बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो बस 2 की मैक्सिमम पावर लोगे, तो मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो यहाँ क्या लिख दोगे 3, और 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, दोनों की 1 ही है तो 1 ही जाएगा। तो कितना हो गया, 2 2 = 4, 2 = 8, 24, तो 24 इज द एलसीएम, 24 इज द एलसीएम। ये तरीके होते हैं पता करने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम कैसे पता किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएफ कैसे पता किया जाए, ये मेथड है, ठीक। और वो करना भी यही, बनाना है फैक्टर ट्री, उसके बाद हमको ये प्रॉपर्टी लगा करके एलसीएफ एलसीएम पता कर लेना है। कोई समस्या यहाँ तक आ रही है, बहुत बेसिक सी बात है और मुझे लगता है कि बहुत आराम से ये चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल फैक्टर्स, अच्छा वहाँ प्राइम फैक्टर पूछा गया था, तो प्राइम फैक्टर तो भैया वही नंबर ही होता है इटसेल्फ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट, तो वहाँ पे आंसर 1 था। यहाँ बात में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मान लो मैंने कहा 5 है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स बोला, प्राइम फैक्टर नहीं बोला, तो 1 का 1 5 का 1 होगा और 5 होगा। अब मान लो कोई और ले लो, 7 ले लो, तो 1 होगा 7 होगा, और कोई लो 31 ले लो, तो 1 होगा 31, कोई और नंबर तो नहीं मिलेगा ना, ठीक है ना। तो कितने फैक्टर्स होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इस बार के एग्जाम में ये एमसीक्यू इस पे बेस्ड एक आ सकता है, एक इसके बेस पे एक आपको एमसीक्यू देखने को 100% मिल सकता है। तो प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, या सॉरी फैक्टर्स कितने होते हैं प्राइम नंबर के, तो हमेशा कितने होंगे, मैक्सिमम 2 ही जा पाएंगे, 1 2 1 2 1 2। आगे देखते हैं एलसीएम ऑफ, ये सब इस बार की बहुत चुनिंदा क्वेश्चन हैं, ये भी एग्जाम 2025 में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, इसको अभी स्टार्टिंग सिखाया था कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वो काम आ रहा है। तो सबसे पहले आप बताओ कि स्मॉलेस्ट कितने डिजिट का बोला गया कॉम्पोजिट नंबर, 2 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ही सोच लो कौन सा है, हाँ बच्चे 10 है, ठीक है, और 2 डिजिट भी है, कॉम्पोजिट भी है, काम बन गया। दूसरा कौन से कह रहा है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट
2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर फिर स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब आपको ये सोचना है, थोड़ी देर सोचा आपने, 1 neither prime nor composite, 2 is a even number, 2 is a 2 is an even number, 2 एक even नंबर तो है, लेकिन क्या ये कॉम्पोजिट है? नहीं है, प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट, बेटा ये याद ही रख लो, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 2 नहीं है, वो 4 है। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? वो है 4। अब क्या कह रहा है, हमसे पता करना है, एलसीएम पता करना है। वैसे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, बड़ी मजेदार ट्रिक है। 4 और 10 का अगर मुझे एलसीएम पता करना है तो आपको 4 और 10 दोनों की टेबल देखनी है, मन में रिकॉल करनी है। 4 की टेबल और 10 की टेबल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 4 और 10 में सबसे पहले चूज करो बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपने कहा सर 10 है। अब 10 की टेबल रीड करो और 10 में सबसे पहला वो मल्टीपल पता करो जो 4 में भी आ रहा हो, 4 की टेबल में भी आ रहा हो। तो 10 वन ज़ा 10, 4 में आ रहा, नहीं आ रहा। 10 टू ज़ा 20, 4 में आ रहा है, यस आ रहा है। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। दिमाग ही लगाना है, कितना सिंपल सी बात होगी। ठीक है, समझ में आई ट्रिक? ठीक, बड़ा नंबर चूज करना, उसकी टेबल रीड करनी है, उसमें देखना है कि जो स्मॉलर नंबर है उसकी टेबल का सबसे पहला नंबर कौन सा है। अच्छा, इसके आगे भी हो सकते थे, 10 टू द 20, 10 टू 30, 10 4 40, 40 भी तो आता है, 4 में भी आता है। लेकिन हमें कौन सा चूज करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब वो सबसे पहले पढ़ने वाला मल्टीपल जो दोनों नंबर्स में आ रहा, तो वो कौन सा था? 20। चलिए, अब कह रहा है कि ये बताओ कि ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं है। तो देखो बेटा, कॉम्पोजिट नंबर का तरीका क्या होता है? क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर, इसमें बताया था। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसका नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर मिल जाए, एक और फैक्टर मिल जाए। करेक्ट है? अगर मुझे पता करना ये है कि नहीं, अच्छा इस पे बेस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूव करो कि शो दैट कि ये कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ से इसकी वर्किंग भी देख लो, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर देख लो, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 ऐसे नंबर लिखोगे आप। यही क्वेश्चन अगर 2 ये है कॉम्पोजिट होगा, इट विल बी कॉम्पोजिट, आई एम टेलिंग यू। ज़्यादा तो ये समझ लो, अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा तो कैसे करते हैं आप? नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद सिंपली आप क्या करोगे, जो कॉमन पार्ट है वो लिख लो। 15 15 दोनों में कॉमन है 15, ठीक है। क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों में कॉमन एक तो फैक्टर आई है कुल मिला करके, तो वो तो होना तो है कॉम्पोजिट, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे तो 11 7 77 और 77 मल्टीप्लाई विथ 13 7 91 9, 13 7 91 9 9, ठीक है ना। और ठीक है, अब प्लस 1 और करा दो तो 1 0 0 2, ये लिख लिया 1 0 0 2। अब आप बताओ 2 से तो एंड हो रहा है, इसका एक तो फैक्टर होगा ही होगा, 15 भी होगा, इसको और फैक्टर है इसका, तो ये लो। बस ज़्यादा मत फैक्टर कराओ, बस इतना लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या लिखोगे? सिंस गिवन गिवन एक्सप्रेशन, गिवन ये एक्सप्रेशन एक तरह का है, गिवन एक्सप्रेशन हैज़ factors has factors more than 2, has factors more than 2, मतलब नंबर और नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इसके अगर मैं देखूंगा कितने फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 और 3, और भी फर्दर किए जा सकते हैं, लेकिन आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। सिंस गिवन एक्सप्रेशन हैज फैक्टर्स मोर देन 2, hence it is a composite number। यही तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई एक फैक्टर आ जाए। अच्छा, नंबर इटसेल्फ एक फैक्टर हो गया, 1 एक फैक्टर हो गया, 2 ही फैक्टर टोटल बने, लेकिन उसके अलावा एक और फैक्टर आ रहा है, तीसरा ये रहा, तो इसका मतलब 3 फैक्टर बन गया, 2 से ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। इस तरह से आता है, 2 मार्क्स में आता है, कवर करते हो। अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से करोगे। SCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m-3। तो इन दोनों के SCF को इस फॉर्म में शो करा गया है। तो पहले से लोग पता कर लें कि इन दोनों का SCF है। तो आपने क्या करा? P144, इसका क्या मतलब होगा? प्राइम फैक्टर निकालोगे। अच्छा, ये MCQ में है, ऑल्दो दिस इज इन MCQ। तो आप क्या करोगे, मैं वर्किंग में फिर भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्राइम फैक्टर मेथड लगा, 2 7 14 2 2 2 36 2 18 2 9, ये बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। अच्छा, तो 144 की फैक्टर लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 2 3 4 4, 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 2। अच्छा जी,
दूसरा कौन है 180, 180 को भी प्राइम फैक्टर पता करते हैं 290 245, 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। अब जरा प्राइम फैक्टर ऑफ इसका पता कर लें 180 पता कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 2 और ये हो गया 5। ठीक, ये सिखाएगा आपको, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब हमको क्या पता करना था इसमें SCF, क्यों, क्योंकि इसकी SCF को किस फॉर्म में शो कर दिया, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, पहले SCF पता कर लें इफ पॉसिबल। ठीक है, तो इसका जो SCF आएगा मैंने बच्चे आपको सिखाया कि जितने फैक्ट नंबर्स हैं इंडिविजुअल 2 3 2 है 3 है 5 है, तो लिख लो 2 3 और 5। ठीक, अब SCF मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। याद रखना कि जब कभी हम लोग फैक्टर की बात करते हैं तो छोटे नंबर की तरफ सोचते हैं, छोटे फैक्टर की तरफ सोचते हैं। जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, और दो वर्ड वहाँ पे लीस्ट यूज हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पे बड़े नंबर की तरफ सोचते हैं, बड़ी पावर की तरफ सोचते हैं। SCF में छोटी पावर, तो 2 की पावर यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कंपेरेटिवली कौन सी कम है, ये वाली, ये लिखेंगे। फिर 3 की पावर यहाँ 2 है यहाँ 2 है, सेम है, यही लिख दो। 5 है नहीं, कंपेयर किया तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, और सॉरी SCF में तो कोई ना पाएगा। एक और तरीका से जिससे मैं ये बात को प्रूव कर सकता था, मान लो यहाँ होता 5 की पावर, अब अगर मैं कंपेयर करता 1 और 0 से, तो कौन सी पावर आती है, तो कहते हैं 5 और 0 विच इज इक्वल टू 1। तो आपको याद रखना है पहले तो कॉमन फैक्टर ही लिए जाएंगे, इसलिए भी हम लोगों ने वो 5 नहीं लेना है, इसलिए भी हमको ये 5 नहीं लेना है। ठीक है, ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर चूज कर लें जो दोनों नंबर में आया, तो दोनों नंबर में आया हुआ हम लोगों ने फैक्टर लिख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, दिवाली आज ही मना लेंगे। 2 की पावर 2 4 हो गया, और 3 की पावर 2 9 हो गया, 36। ठीक है, आ रही थी आपको पटाखों की आवाज़ आ रही थी, जस्ट मना रहे हैं, पता नहीं किस बात का। 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो गया, 9 4 36 हो गया। SCF हमको मिल चुका है, लेकिन ये जो SCF को किस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में, तो इसको इक्वल टू लिख दो 13m - 3, कह रहा है m की वैल्यू पता कर लो, 3 को यहाँ पे तो 36 + 3 हो जाएगा 13m, 39 इक्वल टू 13m, उड़ा दो फटाफट से, तो कितना आएगा 13 3 m की वैल्यू कितनी आ गई, इजी इजी। तो यहाँ से आपने क्या प्रोसेस सीख लिया है, हाउ टू फाइंड आउट SCF ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। इसी मेथड का यूज़ करके ही आपको इसमें SCF और LCM निकालना है और प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फिगर्स, मतलब बोल रहा है क्या है, क्योंकि ये आपको मालूम फैक्टर थ्री जैसा बात हो रही है, तो मुझे पर्टिकुलर नंबर नहीं मालूम है, मुझे अगर ये नंबर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि ये इसका फैक्टर हुआ होगा तो यानी ये मल्टीपल है, दोनों को मिला के बना होगा तो 21 तो हो ही गया होगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 21 तो लिखी दो इसके प्लेस, तो 21 को ही फैक्टर, यही तो एक नंबर है जो जिसके प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। अच्छा अगर 21 हो गया तो इनको मिला के देखें 21 4 से कितना होगा 80। ठीक है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। तो y हो गया 84 और x हो गया 20। ठीक, चलिए टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। वही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए आपके, 25 चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, आपको ये एक बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि p जो है एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको अभी सिखाता आ रहा हूँ, आप आई होप कि आप पी सी होगे प्राइम नंबर से वेयर, और हमें पता करना है इसके LCM। अगर LCM पता करना है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इतने भी मल्टीपल्स हैं वो लिख दो, यानी A और B लिख दिया। फिर LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, लेकिन मल्टीपल बड़ा होता है इसलिए हम बड़ी पावर चूज़ करेंगे, तो ये 3 लिखी तो 3 लिख दो, और यहाँ B की पावर 2 यहाँ B की पावर 1 है तो 1, तो A³ एंड अच्छा सॉरी B की पावर 2 यहाँ पे है, बड़ी पावर तो B की पावर 2 है। ठीक है, A³ B² हो गया। इसी में कहता है अगर SCF पता करना होता तो मैं क्या कहता कि आप कॉमन सबसे पहले मल्टीपल तो लिख ही दो, कॉमन फैक्टर लिख ही दो, तो दोनों लिख दिया, लेकिन पावर मिनिमम लेते, तो A की पावर 3 A की पावर 1 है तो 1 लिख देते, B की पावर 2 है B की पावर 1 है तो 1 लिख देते, यानी कि AB विल बी द SCF। ये भी चीज़ यहाँ पे सीख लो। ठीक है, चलो 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 भाई पढ़ाई बहुत मन से करो, बहुत अच्छे से करो। ठीक है, given that SCF of this particular number is 9 and LCM is this one, तो एक रूल है
यहीं से फॉर्मूला से क्वेश्चन के साथ साथ अगर फॉर्मूला भी करते चलोगे तो आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी आता रहेगा। अगर स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलास लिख दूं और फिर मैं कहूँ भैया इसको याद करो और फिर चैप्टर क्वेश्चन में अप्लाई करो, तो वो ज़्यादा मजा उससे आएगा नहीं, ठीक है, भूल जाओगे। अभी क्या है, भी राइट नाउ इफ यू नो कि हाउ टू अप्लाई एंड विच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला पर्टिकुलरली, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, उसके एप्लीकेशन भी याद हो जाएगा। यार गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज दिस वन, एलसीएम इज दिस वन, तो हमेशा याद रखो जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। से आप पुरानी क्लास यानी कि 6th क्लास से पढ़ते आ रहे, कुछ बहुत अगर देखा जाए ना क्लास 10th में फुल मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। समझो 6th क्लास चीज यहाँ पे 10th में दे दी गई है। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, ये दे आर टू नंबर, दे आर 9, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम प्लेस पे एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो गिवन दैट एचसीएफ एंड दिस, तो ये दो नंबर ही तो हैं, इन्हीं को प्रोडक्ट करा लो, 306657, एलसीएम पता करना है, 306 एंड 657 एंड डिवाइडेड बाय 9 कर देखो, 6 + 3 9, 9 से डिविजिबल है, 9 से 27, 36 9 4 34 मल्टीप्लाई 657, अब इतना तो आप कर ही लोगे अपने आप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना और आंसर बताना क्या रहा है, ठीक। चलो ये एलसीएम हो गया। तो यहाँ से क्या सीखा, अगर आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, एक एलसीएम दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है, तो हम लोग बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लगा करके अननोन क्वांटिटी को पता कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम भी दे सकता है, दे रखा है, एक नंबर पता करना है, एक नंबर गिवन है, तो भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से निकल आएगा, ठीक है। अगली पर सूरज was teaching counting from 1 to 10 to his sister, who is kindergarten student. Suddenly, a question came to his mind that are there any numbers such that are divisible by all the numbers from 1 to 10? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि उसने क्या टास्क दिया, उसने पता करा कि भैया 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर की अगर बात करी जाए, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है। एक नंबर पता करना जो गिवन नंबर से डिविजिबल है, जो गिवन नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, जो गिवन नंबर से डिविजिबल है, समझ जाना हमेशा हमें मल्टीपल पता करना होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 6 है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता करना है कि 6 को कौन डिवाइड करता है, तो आपको उसे 2 और 3 डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा 6 6 को डिवाइड करता है, तो 6 6 को भी कर रहा है, 12 को भी कर रहा है, 18 को भी कर रहा है, मल्टीपल्स है कुल मिला करके। क्या है ये 6 12 18 6 क्या है, सब मल्टीपल्स है। तो भाई हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक ऐसे कौन कौन से नंबर, ऐसे कौन से नंबर जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है। तो क्या लगता है मुझे 1 से लेकर के सारे नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वेयर 1 and 10 इज इंक्लूडिंग इटसेल्फ, ठीक है ना। अच्छा लीस्ट नंबर ही बोलती है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊं कैसे हिंट समझ में आए कि हमको कैसे एलसीएम पता करना है या एचसीएफ। इस पर्टिकुलरली में अगर बात करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक देखा जाए तो कौन डिवाइड कर रहा है। अगर मालूम 10 1 से 10 है तो 10 को 10 ही डिवाइड कर रहा है, या 2 कर रहा है, 5 कर रहा है, 1 तो नहीं कर रहा, 2 तो 3 तो नहीं कर रहा, 7 तो नहीं कर रहा, 20 की बात कर लें। तो ऐसे अगर नंबर हम सोचना स्टार्ट करें तो वी नीड टू फाइंड आउट एक्चुअली एलसीएम। हमें क्या पता करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ ऑल दीज गिवन नंबर। जब एलसीएम पता करोगे तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे ही देख लूँ तो 504 तो होना नहीं, अगर मुझे इसको एमसीक्यू से करना तो मैं 2520 लगा दूंगा। 504 अगर मैं देख रहा हूँ क्या ये 9 से डिविजिबल है, 8 से है, 8 is 64, 8 7 50, 7 से देखेंगे 7 से 50, 7 से 49, 6 से अगर देखेंगे तो एलसीएम पता करो। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर सबसे डिविजिबल है। या तो आप 1 से लेकर 10 तक का सबका कर दो, एलसीएम निकाल लो। वैसे 2520 आएगा बट फिर भी मेरे को 504 पे थोड़ा सा आ रहा है, एक बार चेक कर लें। तो 4 है, यहाँ पे 10 है। आपको छोटी छोटी बातें पता होंगी से अगर कोई भी नंबर का 10 से डिविजिबल होगा तो उसकी लास्ट डिजिट 0 आनी है, तो भैया ये तो आना नहीं है, तो कैंसिल आउट हो गया। 100 होगा नहीं क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल आउट है। 10 बहुत छोटा नंबर है, 10 से होगा, 9 से नहीं हो पाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है। तो ये अगर आपको मुझे विद इन 30 सेकेंड आंसर देना होता तो मैं इसका एलसीएम एलसीएम कुछ नहीं सोचता, मैं कहता भैया कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है, ये हो सकता है 10 से, क्या आता है 10 से तो होगा लेकिन 3 से नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं हो रहा। और ये देखें तो 2 5 से और बाकी से नहीं हो रहा, यही बच रहा है, इसी करते थे, ठीक है। फिर आप एलसीएम निकालने नहीं बैठते हैं। अगर 2 मार्क्स में था तो आप इसकी वर्किंग शो करते हो और एलसीएम बताते हैं, ठीक। यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर मैं बात करूँ पहले तो समझ लीजिए यूजिंग ये फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, देखो किसी भी एक नंबर का, किसी पर्टिकुलर नंबर का एक जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक रहता है, वो कुछ और नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि आपको प्राइम फैक्टर पता करना है, किसका प्राइम फैक्टर पता करना है या फैक्टर पता करना है। अगर मुझे पता करना है फैक्टर्स, तो अगर मुझे 12 का फैक्टर पता करना है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
6 है और 12, ये तो है। अच्छा, प्राइम फैक्टर पता करना है 12 के, ये 12 लिख देते हैं। तो वो कौन कौन सा है, तो आपको कैसा 2 × 2 टू द 4 12। क्या इसके अलावा कोई भी एक नंबर और लिख देंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या वो 12 के प्राइम फैक्टर्स हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते। ये बात याद रखना। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे 6 की पावर n को हमको प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन है आगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई। तो ये बताती है किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक ही होते हैं। हम उसमें मल्टीप्लाई करके या उसको डिवाइड करके उस नंबर को ही चेंज कर देंगे। अगर मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई और करा देता हूँ तो ये 2 टू द 4 टू द 4 से 12 टू द 24 बन जाएगा, जो कि इसकी अपनी आइडेंटिटी को ही खो देगा। तो इसका मतलब है कि ये तो गलत है, ठीक है। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 2 × 3 ही हो सकता है। ये बात आई होप कि समझ में आपको आ गई होगी। अब समझ लो कि इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और कितने मार्क्स में देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्या है इसमें ऐसा क्वेश्चन, so that 6 raised to the power n cannot end with digit 0। इसमें यूज होगा इसका, ये एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ मैं भी आपको, सिर्फ ये बता रहा हूँ। एलसीएम एचसीएफ तो वी हैव फाउंड ऑलरेडी, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम का ही यूज़ किया था, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे, सबके प्राइम फैक्टर्स तो कॉमन यूनिक थे, वो चेंज तो हुए नहीं थे, उसी को यूज़ करके हमने एचसीएफ एंड एलसीएम पता किया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके लगभग कितने मार्क्स में बताया आपको 2 मार्क्स में 100% इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। 6 की पावर n है, 4 की पावर n है, इस तरह का। अब अगर कोई भी एक नंबर डिजिट जिसकी अगर n डिजिट अगर 0 है, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है और उसकी n डिजिट अगर 0 है, सिंपल सी बात है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल जरूर हुआ होगा। और कोई नंबर आपको ध्यान में आता है, मान लो कोई नंबर है, मान लो आपने कहा 10 है, 30 है, 300 है, 3000 है, इन सब की लास्ट डिजिट क्या आ रही है, देखो 0 0 0 आ रही है। और ये सब के सब नंबर सिर्फ क्या है, किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है ही। और अच्छा 10 का प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो प्राइम फैक्टर का नाम आ गया तो फंडामेंटल थ्योरम का ही नाम आएगा, 2 × 5। तो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो समझ जाना कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और जितने भी नंबर 10 से डिविजिबल हैं उनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 0 ही होती है। उसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 0। कोई सा नंबर 20 देख लो, 30 देख लो, 40 देख लो, ये सब 10 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। और इनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे बच्चे, ये देखो। अगर मुझे इसका सोल्यूशन करना हो तो मैं कैसे करूँगा, इसका सोल्यूशन समझना भाई, और पेपर में आता है इसलिए सबसे पहले आप क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करके दिखाना कि क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 5 आ रहा है। अच्छा 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। जैसे कि 30 है तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 30 का अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूँ तो 30 का प्राइम फैक्टर है 2 × 3 × 5, 5 से 15 2 20। तो देखो 2 और 5 आ रहा है। अब उसके अलावा 3 आ रहा है नहीं आ रहा था हमें मतलब नहीं है, 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी जगह मैं कहूँ कि भाई ऐसा कोई भी नंबर ऑप्ट कर लें, मान लो 25 या फिर 35 है, तो इसमें आ रहा है 5 × 7, तो इसके फैक्टर में प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है, बट 2 नहीं आ रहा। बट 2 नहीं आ रहा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि लास्ट डिजिट चाहिए 0, तो इसका मतलब 2 और 5 दोनों ही आना चाहिए। अब चलो 6 वो देखते हैं, 6 को हम लोगों ने प्राइम फैक्टर कराया तो 2 की पावर 3 और ये पावर है 9। अब क्या लगता है इसमें 5 आया नहीं आया, क्या लिखेंगे सिंस 6 does not consist of prime factor 5। 6 में प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, 6 does not consist of prime factor 5। so by यूनिकनेस, अच्छा यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम का क्या काम है वो समझ लो, यूनिकनेस ऑफ, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, क्या चीज, सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक its prime factors
its prime factors are 2 into 3, यही रहेंगे, ठीक है। सो 6 raised to the power n for any नेचुरल नंबर। n for any नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 कोई भी पावर लगा दो आप, 6 की पावर कोई भी ले लोगे ना, प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा यहाँ पे, पहले इसी लैंग्वेज समझ लो क्या है। तो सबसे पहले आपने लिख लिया सिंस 6 डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5, प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट्स प्राइम फैक्टर आर 2 and 3 ओनली, यही रहेंगे, अभी चेंज तो होंगे नहीं, ठीक है। तो 6 raised to the power n कैन नॉट एंड with digit for n for any natural number n where n is any natural number, कुछ भी ऐसे for या where लिख दो, where n is any natural number। अच्छा नेचुरल नंबर ही लिखना, वो लिख देते n पावर 0 बन जाएगा तो डिजिट ही 0 बन गई हो, तो ठीक है। तो कोई भी नंबर अब प्रैक्टिकली करके देख लो भाई, 6 की पावर अगर 1 आएगा तो 6 आएगा, 6 की पावर अगर 2 आएगा तो 36 आएगा, फिर 6 की पावर अगर 3 करोगे तो 216, तो लास्ट डिजिट जो है ना वो 0 आ ही नहीं रही, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है कि वो जो लास्ट डिजिट है वो 0 आएगी कि नहीं आएगी, तो बस आपको ये देखना है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 के साथ साथ 5 होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। नहीं है तो यू विल सिंपली राइट डाउन कि भाई इसकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस है उसके प्राइम फैक्टर का भी चेंज किया जा सकते हैं, तो इसलिए कभी भी एंड विद डिजिट 0 नहीं हो पाए। चलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप कि ये तुम पढ़ लोगे। इसके अलावा आ जाओ, क्या हमको पढ़ना है, द स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू एड्रेस द स्टूडेंट। अच्छा तो वो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये कैसे करना है, वो 2 मार्क्स में आपको 100% श्योर है, लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आएगा। अच्छा अगर 4 की पावर n होता तो क्या आंसर उसका लिखते हैं, ये आपको कॉमेंट में बताना है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर 4 की पावर n लिखा होता तो प्रूव करना होता है कि दिस कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, तो आप 4 को लिखते 2 की पावर 2 और उसकी पावर n, तो फिर इसमें से 2 आया प्राइम फैक्टर में लेकिन 5 नहीं आया, तो वही आप बात लिख देते, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट 5, हेंस by fundamental theorem of uniqueness of fundamental theorem of unique arithmetic, the digit cannot be end with digit, the number cannot be end with digit 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, the school principal wants to address the student of a class 8 to 10th on the importance of the personal hygiene. He asked the teacher in charge of the school to arrange all the students of 8th, 9th and 10th classes in the single hall। इस सिंगल हॉल में सबको बुला लिया, ठीक है, 8, 9, 10 के स्टूडेंट को। इसमें से पता क्या चल रहा है कि 84 स्टूडेंट हैं 8th क्लास, 63 स्टूडेंट हैं 9th क्लास से और 42 स्टूडेंट हैं 10th क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द स्टूडेंट, कितनी नंबर ऑफ मुझे रोज बनानी चाहिए सच दैट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द सेम क्लास आर सीटेड इन द सेम रो। मतलब एक रो बनाओ और उस रो में अगर 8th क्लास का बच्चा बैठा है, 9th क्लास का बच्चा बैठा है, अगर 8th क्लास की रो बन रही है उसमें सब 8th के ही बच्चे आने चाहिए। अच्छा 8th क्लास में कितने बच्चे रहे हैं, 84 आ रहे हैं। एक और बात है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये कैसे सोच सकते हैं कि हर रो में एक इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये पता करना है, मान लो मेरे पास कोई भी मतलब अगर मेरे को ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे एक ऐसा नंबर चूज़ करना पड़ेगा जो 84 को भी डिवाइड करता हो, क्योंकि मुझे बांट देना है ना, तो 84 स्टूडेंट की रोज़ बनानी है, तो अब रोज़ तो मैं 4 स्टूडेंट की बना सकता हूँ, 10 की भी बना सकता हूँ, क्या है बना सकते हैं, एक रो में 10 बच्चे डाल दिए या 4 डाल दिए या 5 डाल दिए। लेकिन अगर मैं इसलिए देख रहा हूँ कि अगर मुझे 84 बच्चे बिठाना है तो मैं यार 4 की भी बना सकता हूँ, क्योंकि 4 विल डिवाइड 84 डेफिनेटली, तो टोटल रोज बनेंगी 4 2 8, 4 1 421 रोज बन जाएंगी। लेकिन अगर हर रो में मैंने 4 बच्चे डाले तो 63 तो डिविजिबल नहीं हो पा रहा है इससे, यानी कि अगर मैं 4 से डिवाइड करके देखूँ तो 15 रो बन जाएंगे, 3 बच्चे आएंगे, 3 बच्चे कहाँ जाएंगे सर, क्योंकि उसने बोला है कि हमें उतनी नंबर ऑफ रोज बनानी है जिसमें स्टूडेंट कैन बी सीटेड सच दैट स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास आर सीटेड इन द सेम रो में सेम बच्चे बैठे हैं और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट आएंगे एक रो में वो भी सेम होना चाहिए।
जब ऐसा नंबर आएगा तो मैं देख रहा हूँ भैया मैंने अगर 4 सोच भी लिया तो यहाँ बच गया 42, चलो उसको डिवाइड कर देगा, नहीं उसको भी नहीं कर रहा है, तो 4 तो उसको भी डिवाइड नहीं कर रहा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? और जब मैंने स्टार्टिंग में आपको फैक्टर्स और मल्टीपल बताया तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये सोचना होगा कि अगर मुझे ये बताना है कि गिवन नंबर किसको किसको डिवाइड कर रहा है ना, तो एक गिवन नंबर किसको किसको डिवाइड कर तो मल्टीपल पता करते हैं, और गिवन नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है एक साथ, ये जब पता करना होगा तो फैक्टर्स निकाल, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकाल, अगर मैं बोलूँ कि भैया एक बार बताओ कि इसको कॉमन फैक्टर इसके कौन कौन है, तो आपको कि सर 3 तो है, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, लेकिन आप जरा बात सोच के देखो कि उसमें हर रो में 3 ही बच्चा बैठ पाएगा, है ना। और हमारा जो एम एक्चुअली होता है कि जो जो सीटिंग हॉल जो सीटिंग करानी है उसमें नंबर ऑफ रोज को लिमिटेड रखा जाए, बढ़ा नहीं दिया जाए। तो लिमिटेड करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये जो डिवाइड है ये भी डिविजिबल है, वो भी डिविजिबल है, तो क्या हर रो में 3-3 बच्चा बैठा दिया जाए, तो उससे हमारे को क्या होगा, फिर जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई, बहुत सारी रोज बन जाएंगी, है ना। तो हमें अगर ये सोचना है कि हम नंबर ऑफ रोज को कैसे लिमिटेड रखें और हर रो में सेम बच्चा भी आ जाए, ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ पता करोगे। क्या पता करोगे ऐसे केस में, एचसीएफ। तो ये है इसका तरीका पता करने का, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं लग रहा होगा आपको सुनने में, थोड़ा सा सोचोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पता करने का 84, 63 एंड 42 का। तो सबसे पहले एक काम करें, पहले एचसीएफ लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ तो निकालना है, तो समझ में आ गया, सबके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। तो P84 लिख लेंगे और फिर P63 लिख लेंगे एंड देन P42। अच्छा वो नहीं कह रहा लेडर मेथड से पता करो, अगर डायरेक्टली कर सकते हो कर दो, नहीं तो फिर आप 84 निकाल लो। तो हम लोग अगर 84 के प्राइम फैक्टर्स करें तो क्या आएंगे, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 21 ज़ा और 3 7 ज़ा। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 और 3 इंटू 7 ये लिख दिया। 63 का पता कर लो, बड़ा सिंपल, 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 एंड 7, 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, ये हो गया, ठीक है। तो 3 की पावर 2 इंटू 7 हो गया। 42 का भी पता कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 21, 2 2 2 2 3 7 ज़ा, तो अब करने की जरूरत थी नहीं वैसे, बट ठीक है, सो गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मुझे पता करना है इसका एलसीएम, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एलसीएम के सारे नंबर्स लिख दिया करो, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, जो आ रहा है वो भी लिखो तीनों में, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो। फिर उसके बाद हमेशा रखो लीस्ट लिखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब बड़ा नंबर पता करना, बड़ा नंबर मतलब बड़ी पावर लेनी पड़ेगी 2 की, तो 2 की मैक्सिमम पावर है 2, लिख दिया। 3 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा, 7 का 1 है 1 रहेगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, 12 7 ज़ा 84। Oh, sorry. Oh, I'm really sorry. We need to find out SCF and I have found the LCM ODM. मुझे SCF पता करना था। अच्छा मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि भैया 84 तो आ गया, अब 63 तो बच्चा ही है उसमें, वो कहाँ से उसकी रो बन पाएगी, है ना, हर एक रो में आएगा नहीं बराबर बच्चा। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट SCF। तो SCF जब पता करना है तो हम क्या करेंगे, SCF पता करना है तो 2 की पावर, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर ले आएंगे, 2 कॉमन है, अच्छा इधर है बट इधर नहीं है तो वी कैन नॉट टेक, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, नहीं ले सकते, 3 है 3 है 3 है, ये लिख लेते हैं, 7 है 7 है 7 है 7 लिख लेते हैं, और मिनिमम पावर लिखेंगे, तो 3 की मिनिमम पावर 1 है, 7 की भी मिनिमम पावर 1 है, तो 21। तो हर एक रो में कितना बच्चा आएगा, हर एक रो में कितना बच्चा आएगा, 21 स्टूडेंट्स। अच्छा यूनिट भी लिखनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मुझे बच्चों की बात कर रहे हैं इसलिए 21 स्टूडेंट्स लिख दिया। तो ईच रो में ये जो बच्चा आएगा ये ईच रो आ रहा है, ईच रो में कितना बच्चा आया, यानी जो ये तो समझ में आएगा कि हर रो में 21 बच्चा आएगा। अच्छा यही मैक्सिमम नंबर है, सबको डिवाइड कर रहा होगा। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द स्टूडेंट कैन बी सीटेड, कितनी रोज बन सकती हैं, ठीक है ना। अब कितनी रोज बन, अब ये तो पता कर लिया कि भैया एक रो में क्लास 8 का ही बच्चा बैठा है, तो हमको 21 नंबर मिल गए। 21 बच्चे कितने हैं, ये सिंगल रो वाला बच्चा हो गया, इसमें 21 बच्चे बैठे हैं और एक ही क्लास में बैठेगा, तो 8 क्लास से कितनी रोज बन जाएंगी, चलो अब ये जान लेते हैं। अगर मुझे पता करना हो कि 8 क्लास से कितने बच्चे आ पाएंगे, तो अगर मैं रोज की बात करूँ, रोज फॉर्म्ड बाय 8th क्लास स्टूडेंट
तो मेरे पास बच्चे कितने हैं 84, और 84 को 21 से डिवाइड कर दिया, 21 पार्ट में 21 से डिवाइड करने पे हमको नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी। 20 कितनी रो बनेंगी 21, 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 रोज हो गई। अच्छा अब 9th की बनानी है, 9th में कितना बच्चा आ रहा है, 9th में आ रहा है 63 बच्चा, डिवाइड कराया तो 3 रोज आ जाएंगी। फिर कौन आ रहा है, फिर आ रहा है 10th क्लास में 42 बच्चे आ रहे हैं, 10th क्लास के बच्चे लोग 42, 21 से डिवाइड करो 21 स्टूडेंट से, तो एक रो में 21, 42 बनाने के लिए कितनी रोज चाहिए, 2 रोज चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रोज अगर देखें तो टोटल सबको ऐड कर दो, 4 + 3 7 to 9, तो 9 नंबर ऑफ रोज हमको फॉर्म हो जाए। कितने नंबर रोज बन जाएंगी, 9 नंबर ऑफ रोज हमारे को फॉर्म हो जाएंगी, तो इन सारे बच्चों को अकोमोडेट कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा 2025 के एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बेसिस पे अगला क्या है, रियलाइजिंग दैट, सेम कुछ का कंटिन्यू पार्ट है, रियलाइजिंग दैट द हॉल कैन अकोमोडेट मोर स्टूडेंट, ज़्यादा बच्चे आ सकते थे, तो बच्चे प्रिंसिपल ने कहा एक काम करो भैया, अवेयरनेस तो फैलाई नहीं है, सबको बुला लो। और किसको बुला लो, तो बोले कि 98 स्टूडेंट और ले आए 7th क्लास से। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मिनिमम नंबर ऑफ रूल्स सच दैट स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम क्लास। फिर सभी बात है, सेम क्लास कितने बच्चे सेम क्लास के आ सकते हैं, अब नंबर ऑफ रोज कितनी जरूरत पड़ेगी और कितने बच्चे आ सकते हैं ये भी बताओ। तो अब मेरे पास जब मैं प्राइम फैक्टर्स लिख रहा था, फिर सभी बात हो जाएगी, पता तो ऐसे भी करना है। 7th क्लास से कितना बच्चा आ गया, 7th क्लास का हमारे पास बच्चा आ गया है जो, वो आ गया 90। तो जब हम लोग जब SCF निकालने जाएंगे तो अब हम लोग P98 भी लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर पता कर लेते हैं 98 का, 2 से कैंसिल हो रहा, 2 4 8, 2 9, तो ये 7 से हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 7⁻²। अच्छा बाकी और कौन कौन था, पीछे आते हैं, P84 2 2 सारे लिख लेते हैं, P84 P63 एंड P42 इन सब के प्राइम फैक्टर हम लोगों ने कर रखे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से चुरा लेते हैं। 2 की पावर 2 37, पावर 2 3 2 की पावर 2 3 7, 63 में 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 × 3 9 7 सा 42 हैं, क्या था 237 ठीक, सारे प्राइम फैक्टर नंबर लिख दिए। अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है कि भैया कितनी नंबर ऑफ रोज बनानी है, उसके लिए पता करना पड़ेगा कितनी रो में बच्चे हम लोग कितने डालने हैं, तो उसके लिए हम फिर से क्या पता करेंगे SCF, लेकिन इस बार SCF क्या हो जाएगा, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले कॉमन फैक्टर ले लो, 2 2 3 नहीं आया इसमें, 2 हटा दो, 2 इसमें आया, 2 इसमें आया, 3 इसमें 2 नहीं आ रहा है तो 2 तो हट गया, 3 लिख लेते हैं, 3 इसमें नहीं आ रहा है, 7 की अगर बात कर लें 7 आ रहा है, सब में आ रहा है, और SCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर हमेशा मिनिमम ले आएगी, मिनिमम पावर का मतलब सब में 1 1 1 1, यहाँ 2 है तो 1 ले लेंगे, तो 7 स्टूडेंट यूनिट लिख देंगे। कितने स्टूडेंट्स आएंगे ईच रो में, ये आगे ईच रो में अगर मैं देखूं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं तो 7 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन वही था कि भाई कितनी रोज बन गई, और चेंज हो जाएगा पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो हर एक रो में कितना बच्चा आया था, उस वक्त हमारे पास आया था हर एक रो में 21 बच्चा, लेकिन अभी कितना आ रहा है तो वो हो गया है कितना 7। तो अगर अब मैं बात करूँ क्योंकि एक क्लास और इंक्लूड हो गई थी, कौन सी 7th, तो 7th क्लास में हमारे पास थे 98 बच्चे, और एक तो आंसर से मिल गया आई गेस, मिनिमम नंबर ऑफ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे होंगे एक रो में, तो 7 होंगे। नंबर ऑफ रोज पता करनी है तो 98 डिवाइड बाय 7 कर लो, 14 आ जाएगा, 14 रोज आ गए, ठीक है। 8th क्लास के फिर लिख दो, फिर 9th क्लास का लिख दो, फिर 10th क्लास का लिख दो, और होप्स हो कि आप डिवाइड करके नंबर ऑफ रोज सबको निकाल के प्लस करा दोगे, टोटल नंबर ऑफ रोज आपको सामने आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 numbers are in the ratio 3 4 5 and their LCM is 24, we need to find out this number। देखो समझो, हमसे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर है जो कि रेशियो में, जब रेशियो में तो हम इसको 3x 4x और 5x ले लेते हैं। अब फटाफट से इसका LCM पता करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन, तो 3x 4x और 5x तीनों नंबर लिख लिए। जब मुझे LCM पता करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अगर मुझे LCM पता करना है बच्चे तो व्हाट विल आई राइट डाउन, मैं यहाँ पर
सबसे पहले तो सारे के सारे नंबर लिख दो। 4 का हम लोग क्या कर 2 की पावर 2 इंटू एक्स, जो प्राइम फैक्टर में लिखना, तो 3 लिख दिया, 2 लिख दिया और 5 लिख दिया, और एक्स तो एक ही बार आया है तो एक्स लिख दो, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ भी डॉट लगा देते हैं। अच्छा 3 की मैंने क्या क्या बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे को पावर जो है मैक्सिमम लेनी है, तो एक ही आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई है, यहाँ 5 पावर 1 है, यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 12 5 60, 60x इसका एलसीएम है। बट ही इज सेइंग अस कि भाई जो इसका एलसीएम है 2400 के इक्वल है, तो क्या करना है, सिंपली 60x इज इक्वल टू 2400 लिख दो, क्योंकि एलसीएम तो इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, 0 से 0 उड़ा दो, 6 से 4 40 आ गया। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 40 मतलब 120 एंड 4 इंटू 40 मतलब 160 और 5 इंटू 40 मतलब कितना 200। अब क्या इसका एचसीएफ पता करो, तो अब इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल सकते हो या फिर सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इन तीनों का एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, निकालोगे एचसीएफ, चलो ठीक है। आंसर का बताना क्या है, तो प्राइम फैक्टर करना, वो प्राइम फैक्टर करने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका ले लेना, ठीक। मुझे जो लग रहा है इसमें 120, अगर मुझे डायरेक्टली देखना होता है, अगर एमसीक्यू को चेक करने के लिए, तो 120 इसको डिवाइड करा लेकिन इसको नहीं करा, 80 इसको करा लेकिन इसको नहीं करा, 60 इसको करा लेकिन इसको नहीं कर रहा, 40 विल डिवाइड दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, तो राइट आंसर विल बी 40। आप देखो आपका आंसर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा वन मोर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन दिस वन एंड एचसीएफ इज दिस वन, वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। डायरेक्टली फॉर्मूला कर दो, जो अगर एलसीएम पता करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से एचसीएफ को डिवाइड कर दो, तो 2028 डिवाइड बाई 30, तो आंसर आ जाएगा 30 13 150, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा ना मन में ही करा करो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये नहीं कि रफ कॉलम बनाने बैठ गए। अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टेल यू, रफ कॉलम बनाना बहुत पेपर अनटाइडी रखता है, पेपर चेक करते तो बड़ी प्रॉब्लम आती है टीचर्स को भी। पेपर को टाइडी रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, तो लास्ट वाले पेज पे आप रफ वर्क लिख करके सारी कैलकुलेशन वहाँ करा करो, ठीक है। और कैलकुलेशन भी थोड़े से अच्छे से करना, ताकि अगर बाई चांस अगर आपको कोई एरर मिल जाए कि नहीं भी इसका तो आंसर नहीं आ रहा, तो आप वापस आके अपने रफ वर्क में चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एचसीएफ फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर, आई होप यू विल डू बाय योरसेल्फ, अपने आप से करोगे क्वेश्चन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, अभी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए ये आ गया आपका प्यारा क्वेश्चन पेपर के लिए 100%। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन की जो मैं वर्किंग बता रहा हूँ बिल्कुल सेम आपको वैसे ही करते हैं ना। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर है मेरे पास, मान लो 10 है, 10 को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, क्या 10 के स्क्वायर को 2 डिवाइड नहीं करेगा, करेगा, ठीक है ना। बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि क्या 10 को अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी पर्टिकुलर नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो उसका कॉमन फैक्टर वो भी होगा, वो उसका फैक्टर होगा। क्या 2 10 का फैक्टर है, यस। क्या 2 10 स्क्वायर फैक्टर है, यस डेफिनेटली इट इज़, ठीक। इस बात को जरा याद रखना। और क्या बात याद रखोगे, इसकी रैशनैलिटी हमको चेक करनी है, प्रूफ करनी है, सॉरी। तो प्रूफ करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, ठीक। चलो क्या इसका प्रोसेस है, सोल्यूशन क्या है वो ले लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर वाला है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, पॉसिबल रूट 5 is a रैशनल नंबर। क्या हम लोगों ने कहा कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर अगर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, जहाँ पर वेयर a एंड b आर, देखो बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, को प्राइम कैसे होना चाहिए बेटा, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम क्या होना चाहिए, तो को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, यही तो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। को प्राइम इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं करे, है ना, कोई और नंबर को डिवाइड नहीं करे, तभी वो रैशनल रहता है। अच्छा सिंपलीफाई में वही होता है, मान लो कि मैंने कहा 10/2 15/3 या लाइक 25 लिखा, 15/25 रैशनल नंबर है, यस सर बिल्कुल है। लेकिन क्या ये 15/25 को प्राइम नंबर है? अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वो होता है इनका एचसीएफ 1 रहता है, इसका एचसीएफ 1 रहता है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 हो, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, वो को प्राइम नंबर है। 15/25 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3
फाइव फाइव थ्री और फाइव फाइव था। अब देखो 3 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 ही है, तो इसलिए कि मतलब हमको जो नंबर आ रहा है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सिंप्लीफाइड, और ये तभी होगा जब दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या होगा 1, यानी दो नंबर कैसे होंगे, को प्राइम होंगे और इंटीजर्स होंगे, वेयर b कैन नॉट इक्वल टू c। ये लाइन लिखी है आपने, टीचर ने चेक करा। मैं बताऊंगा कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये आपको 100% है, 100% क्वेश्चन आएगा। कितने में आएगा? 3 मार्क्स में आ रहा है आपके पेपर में। अच्छा, अब हमको ये चेक करना है। देखो इसका फंडामेंटल क्या है कि ये जो नंबर है हमने क्या लिखा है, को प्राइम है। अब यही कंट्राडिक्शन से हम ये प्रूव कर देंगे कि ये को प्राइम नहीं है, मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर, और जो यहाँ नंबर लिखा होगा वही होगा। √5 के लिए बात करें तो 5 इसका एक और फैक्टर निकल कर सामने आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। जब ये क्वेश्चन बना लिया तो हम क्या कराएंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करा दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। क्योंकि एक बात तो आपको पता है कि हमको इसको रैशनल करना है। अब आपको पता होगा कि रूट के अंदर अगर एक नॉन परफेक्ट का नंबर आ गया तो ये तो इरेशनली आएगा ना, हमेशा के हमेशा, वो तो आने ही आना है। लेकिन हम लोग इसको कंट्राडिक्टरी का क्या मान के बैठे हुए हैं, ये तो रैशनल है। अब अगर मुझे रैशनल करना है तो रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया a² अपॉन b। तो a² कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5b²। इसका क्या मतलब हुआ कि अब समझ में आता है, अगर मैं 5 को यहाँ भेज देता हूँ तो मतलब जो 5 है वो a² का एक फैक्टर है। क्या लिखेंगे, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a²। अभी मैंने आपको छोटी सी बात क्या बताई थी, जब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, बोला था कि क्या 10 को डिवाइड करने के लिए 2 डिवाइड कर रहा है। अगर 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर है तो 10 के स्क्वायर का फैक्टर भी 2 होगा ही होगा, दोनों से डिवाइड कर देंगे तो इसका फैक्टर है। भाई नंबर तो फैक्टर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, ये 5 को डिवाइड कर रहा है ठीक है। या अगर मैं इसको यहाँ पे जब लिखा मैंने 5b², तो a² जो बन रहा है वो 5 मल्टीप्लाई विद b² से बन रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो a² के जो मल्टीपल्स हैं उसमें 5 आ रहा है। अब अगर कोई पर्टिकुलर नंबर एक गिवन नंबर का मल्टीपल है, मान लो 15 5 का मल्टीपल है, तो क्या 5 15 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो नंबर a² बन रहा है वो 5 को b² से मल्टीप्लाई करने बन रहा है। इसका मतलब a² के मल्टीपल में 5 आ रहा होगा, यानी कि 5 इसको डिवाइड कर रहा है, और अगर इसको डिवाइड करो तो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ a²। तो अगर इसका है तो क्या लिखेंगे, सो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 5 a। अच्छा, अगर ऐसा है तो भाई 5 तो अकेला है ना भाई, और अगर वो a को डिवाइड कर रहा है तो किसी ना किसी तो वेरिएबल में स्टोर हो रहा होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा। अगर 5 सॉरी इधर लिखते हैं, अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है a को, तो यानी कि अगर मैं a को 5 से डिवाइड कराऊं तो ये एक कांस्टेंट में स्टोर हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम जरा a की वैल्यू निकाल लेते हैं 5c। अच्छा, हमने यहाँ पे ये बात प्रूव कर दी कि जो 5 है वो a का तो फैक्टर है। अब हमको प्रूव करना है कंट्राडिक्शन के लिए कि 5 b का भी फैक्टर। तो b तक पहुंचा कैसे है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस a को, a जो अच्छा एक और बात है, a इज इक्वल टू 5c आ गया है, यानी कि a के मल्टीपल में 5 भी है c भी है। अब इसको मुझे b तक लाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट में रख दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्सटीट्यूटिंग। सब्सटीट्यूट रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, बहुत आराम समझो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5c कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, तो 5b² इज इक्वल टू, जहाँ a लिखा है वहाँ पे 5c का स्क्वायर रखेंगे तो क्या बन जाएगा 25c² 5b, कैंसिल आउट करा देंगे तो b² की वैल्यू आ जाएगी 5c। यानी कि अगर अब मैं देखूं तो जो 5 है वो b² को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी इसका फैक्टर है ना। जो 5 है वो जैसे a² का फैक्टर था तो हम ये भी लिख सकते हैं, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो गई। भाई जो b² कौन बना रहा है, 5 और c², दोनों मिलकर बना रहे हैं, दोनों के मल्टीपल बना रहे हैं। अच्छा, तो यानी 5 जो है वो b² को डिवाइड तो कर रहा होगा ना, जैसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यानी उसका एक फैक्टर हो गया। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 5 इज अ कैसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर। किसका किसका,
कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। आप समझे बात को। और हमने क्या अज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, तो ये तो यार ए और बी का एक कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है फॉर आवर कंडीशन, जो हम लोगों ने कंडीशन प्रूव करी। तो बस सिंपल सी बात आप क्या लिखोगे, बाय कंट्राडिक्शन ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। क्या ए और बी को प्राइम नंबर है? सो आवर अजम्पशन, क्या लिख दोगे, आवर अजम्पशन इज कैसा, इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन था क्या चीज़, कि ये कैसा नंबर है, रैशनल। तो हमारा अजम्पशन तो रॉन्ग हो गया। अगर रॉन्ग हो गया इसका मतलब है कि रूट 5 क्या हो गया, इज एन इररेशनल नंबर। ऐसे लाइन बना के याद कर लो, मतलब याद इन से समझ लो, ठीक है ना। समझ आई बात। फिर से एक बार समझाता हूँ आपको। क्या करना है, सबसे पहले इसमें लेट करना है कि ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम इंटीजर्स है। दूसरी बात, को प्राइम का मतलब है हमारा पूरा क्वेश्चन ही का फंडा यही है कि ए और बी को हमको को प्राइम लेट कर रखा है, जो कि बाद में हम लोगों ने क्या प्रूव करा कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर और मिल गया। कौन, जो रूट 5 लिखा तो रूट 5 है, 5 के प्लेस पे अगर रूट n लिखा है तो n है, p लिखा है तो p है, जो भी नंबर है। और जो इस बार जो मुझे लग रहा है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है प्रूफ करो कि रूट p या फिर रूट n या फिर रूट q आर रैशनल। अब इसमें करना क्या है, तो सेम है, जहां जहां हम लोगों ने 5 लिखा है वहां वहां पे p चलता है, n है तो n चलता रहेगा, q है तो q चलता है। बस इतनी सी बात याद रखनी, ठीक। आराम से मैंने इसको प्रूफ कर लिया। कंट्राडिक्शन मेथड लगाया हुआ है, अजम्पशन करा है कि ये रैशनल है, p a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हुआ है, b नॉट जीरो के इक्वल नहीं है, वो प्राइम है। बाद में देखा तो 5 जो है वो a और b का क्या है, एक कॉमन फैक्टर मिल गया, इसकी वजह से a और b क्या हो गया, नॉट को प्राइम हो गया। को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 6⁴, 8⁴2 एंड k इज 12⁴4। थोड़ा सा लीक से थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया एलसीएम। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम क्या है, 12⁴ है। तो जरा इस तीनों का एलसीएम हम लोग पता ही कर लें। क्या एलसीएम ऑफ 6⁴, 8⁴2 एंड k। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर कौन सा है, 8 की पावर 2 है। 8 क्या क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 टू द 4 टू द 8, 2 की पावर 3 और पावर लिखा है, यानी कि 2 की पावर 3 टू द 6। एक्सपेंड का रूल लगा दिया। फिर क्या कह रहा है, एंड के, तो के का तो के ही रहेगा। अच्छा, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम अपने तरफ से निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो बड़ा, के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो के तो आने आना है, तो 2 लिख दो, 3 लिख दो और के लिख दो, तो एक ही नंबर हो गया, एक ही नंबर हो गया, 2 तो कॉमन है के, ठीक है। और 2 की कौन सी पावर हमको लेनी है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 2 की पावर 4 लिख दो। के की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, सॉरी 2 की पावर तो 6 है मैक्सिमम, 2 की पावर 6 मैक्सिमम है। के की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, और तो कहीं 3 दिख नहीं रहा है, तो यही रहेगा। ये सिंगल चल रहा है तो वही रहेगा। अच्छा, ये तीनों किसके इक्वल है, जो कहा इसने 12 की पावर 4, ठीक है। अब इसको हम के वैल्यू निकाल लेंगे। 12 की पावर 4 का मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 और अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 को भी सिंप्लीफाई करो, और के की वैल्यू यहाँ पे इजीली क्या आ रही है पता कर लो। अगर नहीं आई तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसी बात है नहीं, सिंप्लीफाई कर लो। चलो, और मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ के का आंसर क्या है। 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर 6 लिखा है, सबको एक्सपेंड में लिख डालो। मैं तो कह रहा हूँ सबसे अच्छा क्या तरीका है, सबको प्राइम फैक्टर में लिख लो। कितना हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, या फिर आसान मेथड, 12 की पावर 4 को 12 की पावर 4 ही लिखा है, तो एक्सपेंड का रूल तो आप जानते ही होंगे। तो अगर मैं 12 की पावर 4 को लिखूं तो 2 इंटू 3 पावर में क्या चल रहा है, फिर एक्सपेंड में डील कर लेते हैं। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4, तो ये कितना जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखा 4 लिखा हुआ, तो मेरा 2 की पावर कितना आ जाएगा, और 3 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा, और 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 4, यानी पावर 1 टू पावर मल्टीप्लाई ऑफ द पावर 8 बन गया। ये 2 की पावर 6 आ गया, 3 की पावर 4 आ गया, ये तो 3 मतलब 1 बन गया। और यहाँ पर 2 की पावर 8 माइनस 6 एंड 2 की पावर 2 मीन्स 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट 5 + 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए आपके।
5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी अ रैशनल। देखो गिवन है कि √7 क्या है कि रैशनल है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब अगर √7 वहाँ पे ये बात नहीं गिवन है, बाई चांस अगर ये नहीं गिवन, तो यू नीड टू प्रूफ क्या चीज़ कि √7 क्या है, इरेशनल है। वही पुराना वाला मेथड से इसको कर लेंगे। लेकिन अगर गिवन है तो आप वही फिर सेलेक्ट कर लोगे कि जो नंबर लिखा है वो 5 + 2 √7, लेट्स से कि 5 + 2 √7 इज अ रैशनल, ये एक रैशनल है। अच्छा, अगर है इसमें ना थोड़ा सा इंटीजर से कॉन्सेप्ट आ। एक बात बताओ, मैंने जब स्टार्टिंग बताया आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल होते हैं नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका यूज़ है, समझना। अगर ऐसा है तो 5 + √7 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q ले लेते हैं पर, वेयर P एंड Q आर, फिर से वही है कि को प्राइम इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये वही वाली कहानी हम लोगों ने लिख दी। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा वेयर √7 इज ऑलरेडी इरेशनल नंबर, तो बस याद रखना जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे, उसको हम लोग अलग कर देंगे। तो √7 को अगर मुझे अलग करना है तो जैसे सबसे पहले मैं किसको भेजूंगा, तो P/Q ऐसे लिखा हुआ है, 5 को यहाँ ट्रांसपोज करा दो, -5 हो गया, ठीक है। और 2 को भी अब ट्रांसपोज करने से पहले थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, P - Q एलसीएम हो जाएगा 5Q। अब 2 को भी भेज दो, तो √7 जो हो गया अलोन हो गया। यहाँ से जो एक एक्सप्रेशन बना वो ये बना, ठीक है, इतना बन गया। अब एक बात बताओ, आपको मालूम है कि जब कभी इंटीजर्स को ऑपरेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 बन जाएंगे। मान लो -2 है +2 है वो 0 बन गया, -2 है +3 है वो 1 बन गया। तो 1 कैसा है, नेचुरल नंबर है, 0 कैसा है, होल नंबर है, और ये दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर है। ये दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर। मतलब अगर इंटीजर्स को ऑपरेट किया जाए तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही देते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, ये सब इंटीजर। क्या लिखेंगे, सिंस, बड़ी प्यारी लाइन है, ये लिखे अपना काम चलेगा नहीं। सिंस P, 5, Q एंड 2 ये ऑल आर क्या, इंटीजर्स। जो लिया है ना P एंड Q कैसे इंटीजर्स है, ऑल आर इंटीजर्स। और अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यानी कि P - 5Q/2 Q लिखा था यहाँ पे 2Q, ये सब इंटीजर्स है। इंटीजर्स को इंटीजर से माइनस कराया, इंटीजर्स आया, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करा, इंटीजर आया। ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या है, तो दिस एंड एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर आएगा। सो RHS कैसा है, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये कैसा इज अ रैशनल। इंटीजर को ऑपरेट कराएं क्या आएगा, रैशनल। बट √7 कैसा है, इज एन इरैशनल, इज एन इरैशनल। तो क्या LHS और RHS इक्वल हैं, नो सर, क्योंकि रैशनल रैशनल इक्वल तो होगा नहीं। हेंस एंड दिस इज क्या लिखेंगे, तो आवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन क्या था, P ये क्या है, रैशनल है। तो आर assumption इज क्या, रॉन्ग, ठीक है, बाय कंट्राडिक्शन, hence 5 + 2 √7 is an irrational। कैसे, irrational। बस पूरे 3 नंबर आपके पॉकेट में, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना आराम से हो गया, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रखोगे तो ये इक्वेशन को ईजिली बनाया जा सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 bells commence tolling together and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12। इतने मिनट के बाद वो बज रहे हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगा, जब बाई चांस अगर कभी आपको ऑल टुगेदर जैसा वर्ड दिखे कहीं, अगर दिख रहा है तो ऑल टुगेदर या टोल टुगेदर, टुगेदर का वर्ड आ रहा है, एक साथ की बात हो रही है, तो आप समझ जाना कि हमको कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ना, बस कह दो इक्वली जब डिवाइड करना है चीज़ों को तो एलसीएम निकालना है। जब ऑल टुगेदर जैसा वर्ड आ जाए तो एलसीएम निकालना है। बेसिक सी फंडा है इसका। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो बेल्स हैं, 6 बेल हैं, 6 बेल्स हैं, एक 2 मिनट के बाद बज रही है, एक 4 मिनट के बाद, ऐसे करके ऐसे। कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो एक साथ दे विल टोल टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये बात पता करनी है, और दूसरा ये भी पता करना है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे टुगेदर, कितनी बार वो लोग, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर इन 30 आवर्स। 30 आवर्स में कितनी बार एक साथ बच जाएंगे।
तो पहले हम ये पता कर लें कि कितनी टाइम के बाद दे आर गोइंग टू बी टोल्ड टुगेदर। तो सर मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बताया, इसका ऐसे निकाल लो। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सबके लिख दिए हम लोगों ने, प्राइम फैक्टर लिख दिया। 2 का 2 रहेगा, फिर 2 की पावर 4 रहेगा, फिर 2 इंटू 3 2 की पावर 3 रहेगा, फिर 2 इंटू 5 रहेगा, फिर ये 2 की पावर 2 इंटू 3 रहेगा। तो तीनों का निकाल लिया एलसीएम, तो लिखा आपने 2 और 5। ये 3 नंबर आपको डिफरेंटली देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, वो लिख दो। 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 1 बनी है, और 5 की भी। तो कितना आ गया, 2 की पावर 4 यानी 2 टू द 4, 2 द 8 टू द 16, 16 5 द 80, 16 5 द 80 और 83 द 240। तो दे विल टोल टुगेदर आफ्टर, यूनिट लिखना मत बोलना। तो दे विल टोल टुगेदर आफ्टर कितने मिनट्स, आफ्टर 240 मिनट्स। नहीं, कॉमनली 240 मिनट को ही सब डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। 240 मिनट के बाद बजेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है कि 30 घंटे में कितनी बार दे विल टोल टुगेदर। तो सबसे पहले तो 30 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 240 मिनट्स में वो एक बार डिवाइड कर दोगे तो समझ में आएगा 30 घंटे में कितने बार बचेंगे। 0 से 0, 6 से 4 बचे कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 12 12 12 120 तो नहीं है तो 120 इसका आंसर। 2 4 6 8 10 12 2 की पावर 2 2 की, अच्छा ओ 2 की 4 इज इक्वल 2 की पावर 2 हो जाएगा बेटा। भाई मेरे को इसका आंसर तो 120 आना चाहिए। कितना आ जाएगा 120 मिनट, और 2 की पावर जाएगा वो मैक्सिमम जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 के 4 लिख दिया इसलिए, ठीक है। तो 120 मिनट्स आएगा। तो अगर मुझे 120 से, मैंने सोचा कैसे, मतलब अब मुझे तो करके बताना पड़ रहा है, लेकिन मैंने मन में कैसे कैलकुलेट कर लिया कि 120 तो वो नंबर है जो सबको डिवाइड सबसे डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने पता कर लिया। अब 0 से 0 कैंसिल है, 6 1 6 2 और 2 से ये तो 15 टाइम्स ये हुआ। अब क्योंकि इसका आंसर 15 नहीं है, इसका आंसर 15 नहीं है। एक्चुअली क्या रीज़न है कि उसने बोला कि 15 टाइम्स तो ये पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब इतनी 30 घंटे में ये 15 बार तो बजी हैं, मतलब दे विल बी लाइक कॉलिंग टुगेदर। लेकिन बात बताओ, सबसे पहली बार भी तो स्टार्ट हुआ होगा, टंग स्टार्ट हुआ होगा, फिर 2 मिनट्स बाद आया होगा, तो वो वाला एक टाइम कहाँ चला गया। तो 1 ए भी इसको ऐड कराएंगे। जब भी आंसर आएगा तो आप 15 आ गया तो 15 आ गया, 20 आ गया, 20 जो भी आ गया उसमें 1 ऐड कराओगे, क्योंकि सबसे पहली बार भी वो एक साथ दे हैव बीन टोल्ड टुगेदर, वो खूब बजी होंगे एक बार, ठीक है, तभी तो स्टार्ट हुआ वो गेम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब है पेपर वाला। अब आते हैं, 3 bells ring at interval of this दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल नेक्स्ट रिंग। तो भैया सिंपल सी बात, इन तीनों का आप क्या करोगे, ऐसे पता कर लोगे, आपका होमवर्क, प्रैक्टिस करो। During a sale, color pencil were being sold in the pack of 24 each. Crayons वो 32 each, मतलब हर एक में ये 24 रखने, ये 32 रखने। If you want कि full packs आ जाएं दोनों के, ठीक है ना, तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायंस आएंगे, मतलब हर एक में कितने नंबर ऑफ पेंसिल डालें, हर एक में कितने नंबर ऑफ क्रायंस डालें कि हमको एक जो पैक है ना फुल हो जाए। लेकिन फुल तो तभी पता चल पाएगा ना कि हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक पैक में कितने नंबर ऑफ क्रायंस डाल रहे हैं, एक पैक में कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमसे ये पूछा हुआ है कि इफ़ यू वॉन्ट टू फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रायंस, हर एक में सेम नंबर ऑफ पेंसिल आ रही हैं, पेंसिल की बॉक्स बन तो पेंसिल के ही बॉक्स बन रहे हैं, क्रायंस के बना तो क्रायंस के बन रहे हैं। तो कह रहा हाउ मेनी पैक्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, कितने पैक्स मुझे परचेज करने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी मैंने आपको क्या बोला, जब भी इक्वली डिवीजन की बात हो रही होती है तो आप समझ रहे हैं कि मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि एचसीएफ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हर एक में तो एक ही भी रखी जा सकती है ना, एक पैकेट में एक पेंसिल रख दिया, एक पैकेट में एक क्रायन डाल दिया, तो बहुत सारे बन जाएंगे। हमको तो मिनिमाइज करना है अपना काम ना, और ये भी देखना है कि पैक जो है वो इक्वली बने। इक्वली डिवीजन का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे हमको निकालना है, ये बात समझ में आ गई। 24 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, नहीं 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई विथ 3। दूसरा नंबर कौन सा 32, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, मतलब 2 की पावर 5।
अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो पता नहीं करेंगे, एलसीएम निकालने बैठे तो मतलब हमको वो नंबर मिल जाएगा जो 24 और 32 दोनों से क्या हो डिविजिबल है, यानी बहुत बड़ा नंबर। उतने हमारे पास पेंसिल भी नहीं है। अब 24 और 32 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा आपको क्या लगता है? लगभग लगभग 96 के आसपास। हाँ 96 तो पेंसिल भी नहीं है भाई, 96 ना पेंसिल है ना 96 रायंस है। एलसीएम तो निकलेगा नहीं, अब दिमाग में आ भी जाए अब एलसीएम निकालो 96 आएगा क्या? 96 रायंस हैं? नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वो मल्टीपल नंबर निकालेंगे, वो हाईएस्ट जो हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ होता है ना वो एलसीएम से हमेशा छोटा मिलेगा आपको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का क्या आ जाएगा? 2 लिखा और सबसे पहले जो कॉमन आएगा भाई, तो 3 तो आ नहीं रहा कॉमन, छोड़ ही दो। और 2 की पावर कितनी मिनिमम है? 2। यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 5, तो मिनिमम पावर क्या है? 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, यानी कि हर एक पैक जो बनेगा उसमें आइदर इट विल बी 8 पेंसिल और 8 क्या चीज़? क्रायंस। तो हमसे क्या बोल रहा है? इफ़ यू वांट टू फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायंस, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी प्रिपेयर्ड। तो हमको बोल रहा है कितने पैकेट बन जाएंगे। तो पैकेट्स अगर मेरे को बनाने किसके, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कलर पेंसिल के। पैकेट्स ऑफ कलर पेंसिल अगर देख लें तो पैकेट्स ऑफ कलर पेंसिल जो बनेंगे 24 हैं, और 24 में 8 से डिवाइड करो भैया, तो कितने बनेंगे? 3 पैकेट्स इधर बन जाएंगे। और दूसरा कौन सा है? क्रायंस के बनाने हैं। तो क्रायंस हमारे पास हैं कितने? क्रेयॉन्स, सॉरी क्रेयॉन्स बोलते हैं, क्रायंस बोलते हैं। 32 डिवाइड बाई 8 यानी कि 4 पैकेट्स। टोटल पैकेट्स कितने हो जाएंगे अगर देखेंगे तो 3 + 4 यानी कि 7 पैकेट्स तैयार हो जाएंगे। हर एक का इंडिविजुअल बोलेगा तो 3 पैकेट्स के, 4 पैकेट्स के, टोटल बोलेगा तो 3 + 4 यानी कि 7 पैकेट इसके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जब आगे जब जाएंगे, जब ये अपना इस सीरीज़ को फिनिश करेंगे, इसके बाद जब नेक्स्ट जो बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज़ भी जरूर लेकर के आएंगे आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी इसके पार्ट्स जरूर डालेंगे। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और साथ में ही इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेना एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन और आएंगे समझ में आपको। ठीक है, इन कंसेप्ट के बाद मुझे लगता नहीं कि आपको अब प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें आपको फिर से मैं आऊँगा, आपके सामने आऊँगा एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। टिल देन प्लीज टू स्टडी, पढ़ते रहिए और मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।